all students. Today we shall be going to learn the last lesson and end of this story. जैसे कि हमने आगे के 4 वीडियो में देखा है कि स्टोरी की जो कहानी है, पूरी स्टोरी है, वो कैसे किस सिचुएशन से गुजर चुकी है और उसके जो कैरेक्टर हैं वो भी किस किस सिचुएशन से गुजर चुके हैं और उसकी मेन थीम क्या है हम आगे के वीडियो में देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे स्टोरी को एंड करने जा रहे हैं, एंड की ओर यानी कि क्लाइमेक्स की ओर जा रहे हैं। तो एंड में इसमें क्या होता है चलो देखते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hammer sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. अब यहाँ पे फ्रांस क्या कहता है कि वो बीच बीच में जब वो राइटिंग का काम कर रहा होता है तो वो बीच बीच में अपने टीचर को देखता है, एम हैमर को देखता है। तो एम हैमर क्या कर रहे होते हैं? गेजिंग मीन्स लुकिंग इंटेंटली। वो हर चीज़ को यानी कि क्लासरूम की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सबको ऐसे देख रहे हैं जैसे वो अपने माइंड में उन्हें बिठा लेना चाहते हैं ताकि वो अच्छे से उसे याद कर सके। इसलिए वो उसको एकदम ध्यान से जैसे माइंड में बिठा लेना चाहते हो वैसे देखते हैं। आगे क्या कहता है? फैंसी for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in the front of him, just like that. अब वो क्या कहता है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। एम हैमर है, वो क्या है? एम हैमर वो अपनी चेयर पर मोशनलेस बैठ के जो ये सब देख रहे होते हैं क्लास में, तो वो क्या कहता है कि उन्हें दुख हो रहा है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये सब जो वो कर रहे हैं ये बिल्कुल भी हल्के में लेने वाली बात नहीं है। उन्हें सच्ची में बहुत दुख हो रहा होगा क्योंकि उन्हें अपने स्कूल ये क्लासरूम पिछले 40 सालों से जिनमें वो काम करके आए हैं वो छोड़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स कहता है कि अरे ये कोई मजाक की बात नहीं है। एम हैमर 40 सालों से इस जगह पर पढ़ाते आए हैं और इस रूम के बाहर उनका एक छोटा सा गार्डन है और वहाँ पे भी वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते आए हैं पिछले 40 सालों से ऐसे ही। अब वो आगे क्या कहता है? वो आगे कहता है Only the desks and benches had been worn smooth, then walnut tree in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the window to the roof. अब वो क्या कहता है? अब वो एम हैमर के बारे में बताता है, फिर वो बताता है कि क्लासरूम में 40 सालों से पिछले 40 सालों से क्या क्या चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है? बेंचेस है, डेस्क है वो पुरानी हो चुकी है और जो गार्डन में वॉलनट ट्री है वो बड़ा हो चुका है जब एम हैमर ने अपने हाथों से लगाया था। और एम हैमर ने एक और चीज़ भी अपने हाथों से लगाई थी। कहाँ? क्लासरूम के बाहर। वो थी हॉपवाइन एक प्रकार की बेल है। वो बेल इतनी बड़ी हो चुकी थी 40 सालों के पिछले कि वो जो क्लासरूम की खिड़कियाँ थी उसके इर्द गिर्द फैल चुकी थी। अब आगे वो क्या कहता है फ्रेंड्स? हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must have to leave country next day. अब वो क्या बोलता है कि जो है ये सब डिस्क्रिप्शन देता है कि 40 सालों में क्या क्या बदला है। उसके बाद वो क्या कहता है कि जो एम हैमर है उनका हार्ट तो पूरी तरह से टूट चुका है, बहुत बुरी तरह से टूट चुका है और वो उनकी जो सिस्टर है वो ऊपर के रूम में पैकिंग कर रही होती है। ट्रंक्स मीन्स क्या होगा? ट्रंक्स मीन्स जो बैग्स होते हैं, जो पेटी जैसे होते हैं बैग्स बड़े बड़े, उसमें सामान पैक कर रही होती है क्योंकि कुछ भी हो अब उन्हें अगले दिन ये कंट्री ये देश छोड़ के जाना होगा। इसीलिए वो उनकी सिस्टर है जो पैक कर रही होती है सामान, उसका ऊपर के रूम से आवाज़ आती है। आगे फ्रेंड्स क्या कहता है? बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bi, bi, boo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letter with them. अब यहाँ पे आगे क्या कहता है? अब ये जब सिचुएशन बताता है तो फ्रेंड्स क्या कहता है कि हमारे क्लास में क्या हो रहा है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद उनका हार्ट पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है, फिर भी एम हैमर हमें बिल्कुल ही धीरज से
अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, साउंड्स बोलते हैं, फोनेटिक्स जो होते हैं जैसे इंग्लिश में ए, अ, बी, ब, सी, क, वैसे ही वो भी ऐसे दोहरा रहे थे, बा, बी, बू। ये फ्रेंच के फोनेटिक्स हैं जो वो दोहरा रहे थे और वो हिस्ट्री का चैप्टर भी पढ़ रहे थे। अब बाद में वो क्या कहता है, वो होसर के बारे में बोलता है। होसर कौन था? जो एक विलेजर था और पीछे की बेंच में बैठा हुआ था। उसके बारे में वो क्या बोलता है? वो बोलता है वो अपने स्पेक्टिकल से वो रखता है और वो अपने जो साथ प्राइमर लाया था, प्राइमर मतलब मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक बुक होती है लैंग्वेज की, उसे खोल के अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए हैं और वो भी उसे जो है वो पकड़े हुए है, उसके साथ जो पेज थे उसके वो पलट रहा है और क्या कर रहा है, यू कुड सी that he too was crying, his voice trembled with emotions। वो भी ये बाबू भी जो बोल रहे हैं स्टूडेंट्स उसके साथ दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, तब वो साथ ही साथ ये रिपीट करने के साथ रो भी रहा है। रो क्यों रहा है? क्योंकि अब उसके जो टीचर हैं एम हैमल और उसकी जो लैंग्वेज है उसका ये लास्ट लेसन है, इसलिए वो रो भी रहा है साथ ही साथ। तो जब वो रो रहा होता है तब क्या होता है, his voice trembling। ट्रम्बलिंग मतलब क्या होगा? ट्रम्बलिंग मतलब होगा कि जब वो रोता है तो हम रोते हैं तो हमारी आवाज़ कैसे हो जाती है, ठीक से सुनाई नहीं देती, थोड़ी फनी सी आती है। तो वैसे ही उसकी आवाज़ फनी सी हो गई थी क्योंकि वो पूरे इमोशन के साथ रो रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन। वो क्या कहता है, उसको देख के, होसर को देख के हमें रोना फनी लग रहा था, पर हमें भी उसके इमोशन देख के रोना आ रहा था। हम भी उसके साथ रोने भी लगते हैं और हंसने भी लगते थे। मतलब यहाँ पे दो जो है इमोशंस यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, लाफ एंड क्राई। आगे वो क्या कहते हैं, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन द एंजेलियस। एंजेलियस का मतलब क्या होगा, अ प्रेयर सॉन्ग इन द चर्च। जो चर्च में प्रेयर सॉन्ग होता है, जो फ्रेंच लोग हैं वो प्रेयर करते हैं, उसे एंजेलियस कहते हैं। तो वो उसकी आवाज़ कितने बजे आती है चर्च में से, तो स्टार इज मार्क्ड बाय द रिंगिंग बेल। बेल भी बजती है साथ में, 12 बजे बेल बजती है, मतलब वो बताती है कि अब प्रेयर का समय हो चुका है, प्रेयर का टाइम हो चुका है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल sounded under the window and Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बेल बज रही है, तभी क्या होता है, बेल बजने के साथ जो पर्शियन सोल्जर्स होते हैं वो अपने ट्रम्पेट्स का, ट्रम्पेट्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाते हुए वहाँ से विंडो के नीचे से जो अपने ड्रिल से वापस लौटे थे, ड्रिल में एक्सरसाइज करके वापस लौटे थे, वो उसका साउंड से विंडो से सुनाई दे रहा है। एम हैमल क्या कर रहे हैं, तो एम हैमल खड़े हो जाते हैं। वह उनकी जो स्किन है वो कैसी बताई गई है, यहाँ पे पेल बताई गई है। पेल मीन्स थोड़ी सी फीकी, जो नॉर्मल स्किन से थोड़ी सी फीकी लगती है वैसी हो गई है। इन हिज चेयर, वो अपनी कुर्सी को छोड़ के खड़े होते हैं। आई नेवर शो हिम लुक सो टॉल। वो लंबे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट खड़े हुए हैं, वो इतने स्ट्रेट खड़े हुए हैं कि वो पहले से थोड़े ज़्यादा लंबे लग रहे हैं। बाद में वो क्या कहते हैं, खड़े होकर वो कुछ बोलना चाहते हैं। माय फ्रेंड्स सेड आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो बोलना चाहते हैं पर वो बोल नहीं पाते हैं। चोक्ड मीन्स क्या होगा, अनएबल टू स्पीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाते हैं और उसके दौरान हम भी कभी इमोशनल हो जाते हैं तो बोल नहीं पाते। हम बोलना चाहते हैं पर हमारी जो आवाज़ है वो निकल ही नहीं पाती है। यहाँ पर भी एम हैमल के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, वो बहुत इमोशनल हो चुके हैं, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे बोल के वो स्टॉप हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं वो, देन ही टर्न्ड टू द ब्लैकबोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो जो है वो बोल नहीं पाते तो वो क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और चौक उठाते हैं और पूरा जितनी भी उनके पास ताकत है उतनी पूरी ताकत लगा के जितना भी हो सके उतना बड़े बड़े लेटर्स में वो क्या लिखते हैं, वाइबला फ्रेंच। वाइबला फ्रेंच का मतलब क्या होगा,
जो फ्रांस है उसके बारे में बताया है। वाइवला फ्रांस मतलब फ्रेंच में लॉन्ग लिव फ्रांस, वो अपने कंट्री को कहते हैं कि तुम बहुत जिंदाबाद हो हमेशा, जैसे हम भारत को कहते हैं भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वैसे ही वो बोलते हैं वाइवला फ्रांस, लॉन्ग लाइव फ्रांस फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न हिज head against the wall and without a word he made a gesture to us his hand. School is dismissed, you may go. अब यहाँ पे जो एंडिंग है वो बहुत ही इमोशनल बताई गई है, वो बहुत ही पेन वाली बताई गई है। वो कहते हैं कि वो इतने दुखी हैं कि वो हमारी तरफ से देख भी नहीं रहे हैं, वो जो अपना सर है वो दीवार से लगाए हुए हैं उसी की तरफ देख रहे हैं, वो हमें हाथ से, वो बोल नहीं रहे हैं, बस हाथ से इशारा कर रहे हैं ऐसे कि तुम जाओ। स्कूल जो है अब वो डिसमिस्ड हो चुकी है, गेस्चर मीन्स इशारा कर रहे हैं, स्कूल जो है ख़त्म हो चुकी है और तुम सब लोग जा सकते हो। अब यहाँ पे एम हेमंत की जो सिचुएशन है वो कैसी है, अपने जो कंट्री है उसके लिए जो उनकी रिस्पेक्ट है, उनके जो इमोशंस है वो वहाँ पे दिखाया गया है। देश जो हमारा है उसके लिए जो हमारी देशभक्ति है वो दिखाई गई है। यहाँ पे मेन थीम ये भी है और मेन थीम यहाँ पे ये भी है कि हमें हमारी मदर टंग को हमेशा अच्छे से सीखनी चाहिए, वो हमें आनी ही चाहिए, ज़रूरी है वो हमारे लिए। और दूसरी जो थीम थी कि स्टूडेंट्स टीचर उनको अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो समय के साथ पूरी कर लेनी चाहिए, चाहे वो लर्निंग के थ्रू हो या फिर अपना कोई और काम हो तो अपने समय से कर लेना चाहिए। वो एक कहावत भी है, क्या कहावत है हिंदी में, अब पछताए क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पे वैसे ही है कि अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये हॉस्टल है या फ्रांस है वो सब पछता रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं किया अपना काम, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना काम समय से कंप्लीट करना है, समय के साथ पूरा करना है ताकि हमें पछताने का मौका ना मिले। तो ये स्टोरी है जो यहाँ पे ख़त्म होती है। द लास्ट लेसन इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी विच रिटन बाय अल्फा स्टूडेंट। मैंने आपको जितना भी बताया है, जो भी समझाया है वो रिकॉल करते रहिएगा, रिमाइंड करते रहिएगा और हम आगे का जो चैप्टर है या जो भी पोएट्री है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।